अगला सवाल पूछा गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है। समता का अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो कार्यपालिका कृत्य, फिर प्रक्रियात्मक विधि, फिर अधिष्ठायी विधि, फिर उसके बाद में उपयुक्त में से सभी के विरुद्ध। तो सभी के विरुद्ध आपको दिया गया है भाई समता का अधिकार, ठीक है, सभी के विरुद्ध दिया गया है। अगला सवाल है समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, ठीक है, उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश, धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास। तो सी वाला इसमें सही उत्तर है। क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश, धर्म के कारण कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो। अगला सवाल है किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17-18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो 17-18 में बात की गई है वो सामाजिक समानता की बात की गई। किसकी भी है? सामाजिक समानता की बात की गई। अनुच्छेद 14 का कानून के समान संरक्षण के विषय में क्या, जिसका तात्पर्य क्या है? किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न तथा उच्च दंड ना दिया जाना, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो इसमें जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? इसमें है न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, सबको इक्वल अधिकार दिया गया है। फिर समान अधिकार के लिए भिन्न तथा उच्च दंड ना दिया जाना। फिर चौथा कहा गया है कि कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष व्यक्तियों का समान होना। तो ये सभी के लिए इक्वलिटी की बात करता है। अब यहाँ पे पहला दिया गया था किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, तो ये आपका क्या है? ये वाला गलत हो जाएगा। तो 2, 3, 4 इसमें सही है, ठीक है। अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय तक सबकी समान पहुंच तथा बिना किसी वर्गीय और जातीय भेदभाव के एक ही अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान कानून के समान संरक्षण का सूचक माना जाता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान जो दिए गए हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए? वो आपके 15 में दिए गए, ठीक है। विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आपके 15 में दिए गए, वो भी 15 के 4 और 16 के 4 में दिए गए। सामाजिक 15 के 4 में बोला गया राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए प्रयास करेगा। 16-4 में बोला गया राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। अच्छा भैया, फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान 16 के 4 में किया गया। सेक्शन 16 के मतलब आर्टिकल 16 के सेक्शन नंबर 4 में किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? एक मिनट थोड़ा सा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ये तो गलत बात यार, दिया तो गया है देश में सामाजिक
सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी? नहीं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। अगर बात करते हैं सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये बात कही गई है, ये वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही बैठेगा, सी वाला। अगला सवाल है, अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता? वो तो आपका आर्टिकल 16 है, ठीक है। आर्टिकल 16 के आपके 2 और 3 में बोला गया। कौन सा? आर्टिकल 2 यानी 1 और 2। आर्टिकल 16 के 1 और 2 में बोला गया, ठीक है। ये बोला गया कि आपका लोक नियोजन में समानता की बात की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? किसने? अच्छा, तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, अनुच्छेद 14, फिर अनुच्छेद 16, फिर कह रहा है ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। तो सभी को मिलाकर पढ़िएगा तभी तो सही आएगा, यानी तीनों सही है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 14 के साथ, यानी कि समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, फिर कह रहा है को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ये तीनों चीजें आपका किसके बारे में बताता है? तो समानता यानी समान वेतन का मौलिक अधिकार बताता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है, समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन? तो अभी जस्ट पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? 14 और फिर 16। आर्टिकल 14 और 16 को पढ़ना पड़ेगा आपको साथ में लेके। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार के रूप में आवास का अधिकार हाँ दिया है, विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये भी दिया गया है, मौलिक अधिकार में दिया गया है। ओके, समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर समान, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इन सभी ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का, अच्छा कौन सा? प्रस्तावना और आपका आर्टिकल 14 और 16, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मौलिक अधिकार माना जाता है। भारत में प्रेस की आज़ादी जो है, प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित मानी जाती है। सी वाला सही है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। अगला सवाल है, यहाँ पे अगर बात की जाती है, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 का 1 और 19 का 1A में वर्णित भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। अच्छा, भारत के फिर यानी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार, सदाचार, अपराध उद्दीपन, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र जो है वो क्या है भाई? आर्टिकल 19 1 का ए में अभी जस्ट चर्चा किया गया था, तो क्या हो जाएगा भाई? बी वाला उत्तर सही है इसका। संविधान के आर्टिकल 19 1A में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित माना जाता है। भारत में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का क्या मतलब? फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? तो इसका सीधा मतलब है, क्या मतलब है कि भारत की प्रभुता एक अखंडता के आधार पर प्रतिबिंबित है और न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बंधित है। अच्छा, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर लिखा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर निर्बंधित है। फिर कह रहा है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर निर्बंधित है। तो क्या हो जाता है? 1 2 3 उत्तर बिल्कुल आपका सही बैठे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसके 21 में आएगा। और कौन सा आपका है? तो हादियाबाद में कहा गया था।
हादियाबाद में इस बात की पुष्टि की गई थी, ठीक है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है उसी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति मतलब उसको एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। तो सी वाला ही सही है, ठीक है। अगला सवाल बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, देखो वही तो लिखा है, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। 3 20 का 3 है, 20 के 2 में क्या बोला गया, एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है, तो दोहरे खतरे से आर्टिकल 20 रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए कौन सा सही है, तो 20 के लिए कौन सा सही है। तो इसमें क्या होता है, अधिकारों को अधिकार नागरिकों तथा अन्य देशों को भी उपलब्ध है, बिल्कुल है। इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका तथा विधायी कार्रवाई से संरक्षण का समावेश है 21 में। अच्छा, फिर आगे क्या बोला गया, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 4 तीनों सही है, चारों सही है। चारों आपके ये सही माने जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, चारों ये सही हो जाएंगे तो कौन कौन से हैं, जैसे आपका अधिकार जो है नागरिकों तथा अन्य देशियों को भी उपलब्ध हैं, और इनमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका तथा विधायी कार्रवाई से संरक्षण का समावेश है, और मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है, और इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। अगर वही बात किया जाता है कि आपातकालीन के दौरान कौन से आर्टिकल नहीं छीने जा सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 आपके जो अधिकार हैं वो छीने नहीं जा सकते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार बोला गया, राइट टू प्राइवेसी, यानी पुट्टा स्वामी केस जो 2017 का है, ये आर्टिकल 21 में बोला गया। भारत का संविधान 21 के अंतर्गत क्या है, विपरीत लिंगियों के अधिकार, ट्रांसजेंडर के अधिकार, फिर आगे बोला गया क्रैनियो पैगस जुड़वाओं के अधिकार, फिर बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार। तो आपका इसमें तीनों बात कही गई है, ठीक है। क्या बोला गया, विपरीत लिंगी यानी ट्रांसजेंडर्स के अधिकार, फिर आपके जो क्रैनियो पैगस जुड़वाओं के अधिकार, फिर बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं। ये आर्टिकल 21 में ही चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो कह रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि यह निर्णय दिया गया है कि आर्टिकल 19 और 21 के अपवर्तनीय वाटर राइट कंपार्टमेंट नहीं है। एकदम सही है, दिया गया, ठीक है, ये तो सही है। फिर कह रहा है कि यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्निर्दिष्ट कोई विधि आर्टिकल 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती है। फिर कहा गया कि निष्पक्ष विचारण से विचाराधीन अभिव्यक्ति के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता है। और फिर कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। तो यही आपका इसमें कह रहा था गलत है, कौन सा गलत पूछा गया था, कौन सा गलत है, यही तो गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा ये वाला।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो संघ EIR 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पदावली के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में दिए गए निर्णय को उलटते हुए स्पष्ट किया कि आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिका केवल केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित करती है, उचित ऋजु व युक्ति अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होती चाहिए। एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की वसीयत को कानूनी मान्यता देते हुए 2018 में कहा कि जीवन व मृत्यु को अलग नहीं किया जा सकता, मृत्यु जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा भाई साहब, यह सिद्धांत कि यदि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है तो उसे ऐसी प्रक्रिया विहित करनी चाहिए जो मनमानी, अऋजु या युक्त ना हो। यह किस मुद्दे से संबंधित है? तो किस मुद्दे से है? तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ से संबंधित है। अच्छा भैया, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से मूल अधिकारों में से कौन सा प्रदान नहीं किया गया है? कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया? एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड के विरुद्ध संरक्षण ये तो दिया गया है। फिर कह रहा है अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलेख का नमूना देने से इनकार करना, यही तो नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बात करता है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कार्य करना, ये तो दिया गया है। फिर उसके बाद में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराए जाने का अधिकार जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। अगला सवाल, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। कौन सा एक पद कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा, इस सूक्ति को निरूपित करता है? तो अच्छा ठीक है, कौन सा एक पद कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा, इस सूक्ति को निरूपित करता है? तो कौन निरूपित करेगा? तो निरूपित करेगा ऑडी ऑल्टेरम पॉन्टेम प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, डी वाला सही था इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है? तो कोई शत्रु, अन्य देशीय, अच्छा कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है, कोई विदेशी, कोई प्रवासी, भारतीय नागरिक। तो यहाँ पर बात की जाती है 1 और 2 को नहीं दिया गया। कोई जो शत्रु, अन्य देशी है, कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है, इनको नहीं। कोई विदेशी जो है उसको आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी निरोध संरक्षण दिया गया है। कोई व्यक्ति जो प्रवासी है उसे भी दिया गया है। अगला सवाल है, भारत में निवारक निरोध के बारे में कौन सा सही है? निवारक निरोध के बारे में कौन सा सही है? तो देखते हैं भाई, 1 मिनट। अरे भाई हाँ, निवारक निरोध के बारे में कौन सा सही है? तो कह रहा है कि निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान के 22 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। सही है।
विरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया था वह उससे पहले ही जेल में था। अच्छा, फिर करा कि निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटे से अधिक कारागार में रह चुका ही गलत है। ठीक है, मजिस्ट्रेट जब आदेश करेगा तभी तो होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 4 और 5 में निरुद्ध व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था वह उससे पहले से ही जेल में था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान अनुच्छेद है मौलिक अधिकार है जो 14 और 19 में उल्लिखित प्रावधानों के अपवाद माने जाते हैं? 14 और 15 के अपवाद माने जाते हैं। तो आर्टिकल 39A और 39C जो है वो अपवाद माने जाते हैं। चलिए देखते हैं है क्या इनमें। 39A और C जो हैं आपके अनुच्छेद 14 और 19 के प्रावधानों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। जो 44 यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। यह मुद्दा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 का उल्लंघन करती है। निम्नलिखित में से किस एक वाद में निर्णीत किया गया था? तो ये नॉज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वाले में किया गया था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में किया गया था। अच्छा, 21, 14, 15, 377 धारा। अगला सवाल है, कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो करा देश में सर्वत्र आवास संचरण हेतु दिया गया है। ठीक है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन सही है। देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन व्यय की स्वतंत्रता यही तो नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी कोई भी व्यापार या वृत्ति करने का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे, अब शुरू होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, यहाँ से आपके कौन कौन से सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपके डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए भाई, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? किसके अधीन मानी जाती है? तो भैया किसके अधीन मानी जाएगी? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के सही है। जो कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो सही है। सामाजिक स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, ये भी आपका धार्मिक स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधीन आता है। मानहानि या अपराध उद्दीपन, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, डी वाला गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य एवं कोई विधि जो सामाजिक कल्याण या सुधार की व्यवस्था करती हो, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के अधीन है। अगला सवाल, यहाँ पर अगर थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत करता है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है, परंतु यह अधिकार कुछ निर्बंधों के अधीन है। क्या है भाई? जो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध है। फिर हिंदू धार्मिक संस्था या उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? मानववाद के अधीन नहीं है। बाकी आपका सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के अधीन आपका है।
भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि यह अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने का, प्रचार करने का स्वतंत्रता देता है। सही बात है। यह धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना तथा पोषण की स्वतंत्रता देता है। सही है ये भी। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। फिर कह रहा है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। ठीक है, तो यही तो आपका गलत हो जाता है, गलत हो जाएगा। राज्य धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को कम करने के लिए उपयुक्त 3 आधारों पर कानून बना सकती है। कौन कौन से? जैसे आपके लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उद्देश्य से इन पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भाई? तो सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सम्मिलित है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, सम्मिलित है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। ये आपका गलत हो जाएगा। धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार है। तो आपका 1, 2, 3 सही है, बाकी तीसरी ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 आपके सही है। ये वाले का मतलब धर्म प्रचार का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। फिर कह रहा है कि धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार है। ये वाला गलत हो जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है। अगला सवाल है, लिखा है मतलब थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य तथा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ धार्मिक आचरण से संबंधित किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य का द्वारा विनियमन या निर्बंधन, विशेषकर समाज सुधार के नजरिए से तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण प्रचार करने का अधिकार, ये तो दिया गया। किसी धर्म की वृद्धि तथा उनके अनुरक्षण के लिए कर लगाना तथा सरकारी धन का प्रयोग करना। फिर कह रहा है धार्मिक तथा खैराती संस्थानों की स्थापना, उनका अनुरक्षण करना, सरकार द्वारा पोषित किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना। ठीक है, तो आपका अगर बात की जाता है तो डी वाला नहीं होगा, मतलब 2 और 4 आपके क्या हैं? 2 और 4 नहीं हो सकते, बाकी आपके सभी हो सकते हैं। लिखा है कि ये किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना, ये तो गलत हो जाएगा। और क्या है? और है कि सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था को धार्मिक शिक्षा देना, ये भी गलत हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी हैं। आत्मा की स्वतंत्रता एवं धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक खैराती संस्थानों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, ये दिया गया है। आगे बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द जो है वो भाई साहब किसको सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता, बाकी सबको सम्मिलित करता है। जैन को, सिखों को, बौद्धों को सम्मिलित करता है। किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? तो धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है, कौन सी भैया मान्य है? तो ये मान्य है कि निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। फिर कह रहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। फिर उपयुक्त में से नहीं, तो नहीं वाला पूछा था इसमें। ठीक है, क्या पूछा था?
अच्छा, वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है, ठीक है। मान्य क्या है? ये तो मान्य है, निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अच्छा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना पद्धति में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अच्छा, अनुच्छेद 28 का खंड 3 के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति या उसके संरक्षक ने सहमति नहीं दे दी है। ये बात सही है। कौन सा आपके सही है? कौन सा आपके सही है और किससे संबंधित हैं? शायद धर्म वगैरह से संबंधित हैं। कौन से आपके सही है? तो पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े जुड़े पद पर विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकती है। हाँ, हो सकती है, सही बात है। राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं आरक्षित कर सकता है। हाँ, कर सकता है। कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इससे किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। एकदम सही बात है, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय तथा समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? तो किस प्रकार के लाभ या लाभों का अधिक हकदार हो जाता है? वह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है बिल्कुल। फिर दूसरा है कि राष्ट्रपति स्वमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये नहीं, ठीक है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। हाँ, कर सकता है, ठीक है। 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कथन कह रहा है। फिर उसके बाद में कारण कह रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है। ऊपर में से कौन से आपके सही हैं ये बताना है। तो ए और बी दोनों सही हैं परंतु उनकी सही से व्याख्या नहीं की गई है। अच्छा, वो बताता है या नहीं है, वो बताता है अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका व्याख्या नहीं कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक की बात कही गई है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक संस्था ना होकर एक विधि द्वारा स्थापित निकाय है। इसे संसद के अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के पास में। उच्च न्यायालय 32 के तहत तथा आपका जो आपका उच्चतम न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत जारी कर सकता है। अगला सवाल, कौन सी रिट नहीं है? कौन सी रिट नहीं है? तो पृथक्करण यानी सेवरबिलिटी ये आपका नहीं है। बाकी तो आपकी ये हैं। रिट कौन सी है? जैसे आपका परमादेश मैंडेमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, उत्प्रेषण जिसे सर्चियोरी कहते हैं। ये तो सारी की सारी हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या भैया? आर्टिकल 32 की शुरुआत होती है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। यहाँ से कौन कौन से आपके सवाल बनते हैं, सारे सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ये नेगेटिव सेंस पूछा गया है, तो वो देख लेते हैं।
कह रहा है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा सही नहीं है? अच्छा, तो देखो, अच्छा, ओके ओके। तो आर्टिकल 32 के तहत आपका उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इन्होंने उच्च न्यायालय भी लिखा है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, यह भारतीय मतलब अगला पॉइंट है, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और इसलिए स्वयं एक मूलाधिकार है। सही बात है, ठीक है। इसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। सही है। जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, वहाँ व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है। ये भी सही है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? 32 के तहत कर सकता है। किसके तहत? उच्च न्यायालय यार पूछा है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय 226 के तहत। कौन से कथन आपके सही हैं? पहला कह रहा है, भारत में अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार है। उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपबंध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। अच्छा, फिर दूसरा क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के अरे नहीं नहीं नहीं, उच्च न्यायालय जो भाई केवल नहीं उसमें आता है, ठीक है। तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल एक वाला सही है, केवल एक सही है, ठीक है। अगला सवाल, आर्टिकल कथन कह रहा है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। सही है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो इसलिए आपका सही व्याख्या भी करता है, उसी के बारे में स्पष्टीकरण भी दे रहा है। कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से आते हैं भाई? संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में मूल अधिकारों का प्रवर्तन, राज्यों के विवाद, फिर केंद्र राज्यों के बीच विवाद। तो आपका सी मौलिक अधिकार वाला आएगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय को होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका विधानमंडल दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। अच्छा, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए, अरे भैया आर्टिकल 32। कौन सा एक अधिकार किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा लो। उसकी वो स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, कॉर्पस कहा जाता है। अगला सवाल, किसी व्यक्ति को छोड़ देने किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है, तो जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो। सही है। आपराधिक आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी व्यक्ति के छुड़ाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए जहां गिरफ्तारी न्यायालय या संसद की अवमानना के लिए हुई हो। तो कौन सा ओनली एक सही है, ठीक है। एक के लिए आप कर सकते हो, बाकी नहीं, इसके लिए ये सब गलत, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित रिटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ शरीर से आपके पास लाया जाए? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही होता है इसका। कौन सी एक रिट का अर्थ है आपके पास शरीर है? हैबियस कॉर्पस। अच्छा, अवैध रूप से निरुद्ध हवा ला हवा लाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई जो रिट है वो आपकी कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है, ठीक है। कौन सी रिट मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत मानी जाती है? कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, एक भारतीय नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से वैयक्तिक स्वतंत्रता बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक याचिका या अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का कार्य परीक्षण करेगी, तो ये होता है उत्प्रेषण। अब यहाँ से उत्प्रेषण के बारे में शुरू हो चुका है। यह याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है। कौन सी? सर्शियोरी, जिसे आप उत्प्रेषण कहते हैं।
उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है। उत्प्रेषण रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण में कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध निर्देशित होता है। जब कोई निचली अदालत का सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उत्प्रेषण रिट द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट ही जारी किया जाता है। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को वैधानिकता की जांच करता है। अच्छा, अगला सवाल है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट किसे जारी की जा सकती है? किसी विशेष वाद में आगे की कार्यवाही रोकने हेतु, किसी वाद में कार्यवाही के अभिलेख पुनर्विलोकन हेतु। यही तो सही है, ठीक है, दूसरा वाला ही सही है। किसी अरे भाई, हाँ, किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनर्विलोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को किया जाता है। अच्छा, ऊपरी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है तो ये हो जाता है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करते हैं। अच्छा भैया, उनको दिखा दो। एक किसी न्यायालय द्वारा या न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट, तो आपकी कौन सी रिट, उत्प्रेषण ही रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। अगला सवाल, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ये तो जस्ट अभी पढ़ा गया था। पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को कहा जाता है। देखो, पूछा गया अभी पीएससी में उत्प्रेषण को। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? प्रतिषेध जो रिट है किसके संबंधित है? तो आपका हो जाता है न्यायिक तथा न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश। ये भी सही है। हाँ, फिर अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्रवाई करने से रोकना। 1-2 सही है, ठीक है। सार्वजनिक पद व धारण वाला है तो वो आपका क्यू वारंट को चलता है। अगला सवाल है, तो प्रतिषेध अगर देखना चाहे तो देख सकते, प्रतिषेध रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को संबोधित किया जाता है। प्रतिषेध मतलब रोकना, ठीक है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई करने से या उस अधिकारिता का हथियाने का प्रतिषेध किया गया है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। भैया सीमा में रहो, ठीक है। या न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है। प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब कार्रवाई चल रही हो अथवा कार्रवाई चालू रहने के दौरान जारी की जाती है ताकि कार्रवाई को रोका जा सके। अच्छा, प्रतिषेध रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और क्या थे, किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियम के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए। बिल्कुल सही है, ए वाला ही सही है, ठीक है। कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? जस्ट अभी पढ़ा गया था, कौन सा, प्रोहिबिशन, जिसे कहते हैं प्रतिषेध। अगला सवाल, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना है, तो इसी प्रोहिबिशन है, ठीक है, जिसे नहीं मैंडेमस है, ठीक है, मैंडेमस, जिसे परमादेश क्या बोला जाता है, जो कार्य आपको दिया गया वही करें, ठीक है। लिखा गया एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाता है आपका मैंडेमस, जिसे आप परमादेश कहते हो। परमादेश करा गया, परमादेश।
हम आज्ञा देते हैं इसका अर्थ होता है यह किसी व्यक्ति या निकाय को सार्वजनिक उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है जब इन व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऐसा कार्य करने से मना कर दिया जाता है गया हो तो जो करने के लिए उपबंधित हो या निजी व्यक्ति या निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। भाई या निजी व्यक्ति अथवा निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तुमसे यार क्या मतलब है? निजी व्यक्ति से कहोगे तुम ये करो, ठीक है, वो तो कहेगा नहीं करेंगे। चलो, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए हम आदेश देते हैं, मैंडेमस परमादेश, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वो विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? तो कौन सा हो जाता है आपका क्यू वारंटो। कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है, वो होता है क्यू वारंटो। रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद विशेष कर किसी सार्वजनिक पद विशेष पर कार्य कर रहा है पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से है उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके उसके उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध ना हो सके तो उस पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। इसमें यह आवश्यक है कि वह सार्वजनिक हो तथा विधि या संविधान द्वारा मान्य हो। इसके अतिरिक्त वह पद वास्तविक रूप से मौलिक हो, न कि किसी प्रसाद पर्यंत हो। अच्छा, किस रिट का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि दावा की वैधता की जांच पड़ताल, की वारंटो। क्या आएगा? की वारंटो ही आएगा। अगला सवाल 150। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक परमादेश जारी कर सकता है, एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था अथवा वह विशेषाधिकार का अधिकारी नहीं था। वह जिसका प्रयोग कर रहा है वो समादेश को क्या कहते हैं? कि वारंटो कहते हैं। सी वाला अधिकार परीक्षा सही है। न्यायालय निम्नलिखित निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को या वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो कि वारंटो। कौन सी अधिकार परीक्षा का आदेश को क्यों वारंटो जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है? तो पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है। पद का सृजन कानून द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है। पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए। ये वाला है, सी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ है तब ये जारी हो सकता है। बाकी एक पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला है अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? और राहत के लिए मना कर सकता है तो ये कह रहा है किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो ये मना कर सकता है। हाँ? अच्छा, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का राज्य का द्वारा हनन किया जा रहा है तो इसके लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो कर सकता है किस लिए? कि राज्य किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अच्छा, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। अच्छा, कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई हैं? अच्छा, तो प्रेस की आज़ादी, ये तो देखो व्यापार कारोबार ये तो दिया गया था पहले से। किसी देश के किसी भाग में निवास ये भी दिया गया था। संघों में ये भी दिया गया था। प्रेस वाला झमोला था, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि अच्छा, इधर आपको मैच कराना सही सम्मिलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये तो सही है। परमादेश का मतलब होता है वी
वी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं। फिर इक्विवालेंटो मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी आप किस अधिकार से बैठे हो। प्रतिषेध होता है मना करना, टू बी सर्टिफाइड ये नहीं, ठीक है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं होता, प्रतिषेध होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यानी अधीनस्थ न्यायालय को लेख प्रतिषेध होता है, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म पूर्णतः सूचित कीजिए, टू बी इन्फॉर्म। अधिकार परीक्षा मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी किस अधिकार से, ठीक है। परमादेश का मतलब वी कमांड हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। उत्प्रेषण मतलब टू बी इन्फॉर्म उत्प्रेषण। और अधिकार परीक्षा मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी, कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए, चलो करते हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, चलो अधिकार परीक्षा देख लेते हैं। परमादेश हम मतलब आदेश देते हैं, ठीक है। अब की वारंटो मतलब किस अधिकार से। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या मतलब होता है, अधीनस्थ न्यायालय को लेख ये हो जाता है। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, पूर्णतः सूचित किया जाए, टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। और यह आपका उत्तर कौन सा था, उत्तर आ जाएगा सी, ठीक है। आगे अगला चैप्टर ही शुरू होता है। तो ये आपका खत्म हो चुका है आर्टिकल 32 पूरा पूरा। यहाँ से आपके क्या क्या सवाल बने थे, सारे सवाल हमने देख लिए। ये अच्छे से देख लेना। ये जैसे यहाँ पर ये था क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें शरीर चाहिए, अच्छा। फिर परमादेश वी कमांड हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। उत्प्रेषण टू बी इन्फॉर्म। फिर उसके बाद में अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी किस अधिकार से, किस अधिकार से। चलते हैं आगे डीपीएसपी।